प्यारे विद्यार्थियों, अली बंधु का पहला व्याख्यान इससे पहले हो चुका है और यह दूसरा व्याख्यान है। विगत व्याख्यान में हमने अली बंधु, जिसका एक का नाम मौलाना मोहम्मद अली और दूसरे का नाम मौलाना शौकत अली, उन अली बंधुओं का राष्ट्रीय आंदोलन में खासकर खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, जो दोनों एक साथ चल रहे थे, उस आंदोलन में हमने अली ब्रदर्स का एक भूमिका देखी। और अली ब्रदर्स, अली बंधु जो है, अभी तक मोटा मोटी भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन है, उस स्वतंत्रता आंदोलन के अभी तक साथ है। लेकिन बाद में उनके कुछ धार्मिक बिंदुओं पर मतभेद होते हैं। क्या है कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद के जो साल हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से बड़े शोचनीय थे। इन वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक उपद्रव भी हुए, दंगे हुए। सितंबर 1924 में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक एकता स्थापित करने के उद्देश्य से 21 दिनों का उपवास प्रारंभ किया। गांधी ने अपना उपवास समाप्त किया ही था कि उन्हें बंबई के 21 और 22 नवंबर 1924 के सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लेना पड़ा, जो कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा बुलाया गया था। इस सम्मेलन में जिन्ना ने अपने भाषणों में राजनीतिक कारणों से उस समय हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, लेकिन यह सब कुछ यूँ कहें कि एक मिट्टी की, कोई रेत की जो नींव बनी हुई है और उस पर कोई महल टिका हुआ है, वो बिल्कुल ऐसा एक तुरंत फूटने वाला एक जो बबूला होता है, ऐसा। मुसलमानों ने अपना यह आग्रह नहीं छोड़ा कि पृथक निर्वाचक मंडल कायम रहे। मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों में उनको वेटेज मिलते रहे और पंजाब तथा बंगाल में उनका पूर्ण बहुमत बना रहे। उस समय जिन्ना ने, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो रवैया अपनाया, वह उनके राष्ट्रवादी स्वरूप पर संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त था। दिल्ली का एकता सम्मेलन वांछित परिणाम नहीं दे सका और गांधी जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तत्कालीन परिस्थितियों में किसी हिंदू मुस्लिम संयुक्त योजना पर काम नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्यवश महात्मा गांधी और खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे, उनमें अली बंधु जो खासकर, उनमें मतभेद उत्पन्न हो गए और ये मतभेद कोहट उपद्रवों, जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उनके उत्तरदायित्व के प्रश्न पर उभरे। गांधी जी और मौलाना शौकत अली ने दंगों के सिलसिले में रावलपिंडी में जांच करवाई और अपने पृथक पृथक वक्तव्य जारी किए। दंगों के लिए उत्तरदायी कारणों का उनका विवरण अलग अलग था। इस मतभेद ने अली बंधुओं और अन्य खिलाफत नेताओं तथा गांधी जी के बीच खाई को चौड़ा कर दिया। 23 जनवरी 1925 को दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। उसमें मतभेदों
की जो छाया है वो स्पष्ट रूप से बनी रही। वास्तव में 1924 से 1929 के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन परिणाम वांछित नहीं निकले। 1923 में चितरंजन दास ने जो बंगाल पैक्ट प्रस्तावित किया, उसे मोहम्मद अली की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में अस्वीकार कर दिया गया। हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ता ही गया और ब्रिटिश नौकरशाही ने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में आवश्यक सावधानी बरती जाए, ये तो दूर की बात है, लेकिन उन्हें और अधिक उत्तेजित किया, जिसको कहते हैं ना, आग में घी डालने का कार्य किया। क्योंकि अंग्रेजों का उल्लू सीधा हो रहा था, चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, अंग्रेजों का जो राज्य है वो कायम रहे, वो अंग्रेजी नीति थी। सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के प्रयत्न चलते रहे। मोहम्मद अली जिन्ना ने 18 मार्च 1927 को प्रमुख मुस्लिम नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए 20 मार्च 1927 को दिल्ली में मुस्लिम नेताओं की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें लगभग 30 नेताओं ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना, अंसारी, मौलाना मोहम्मद अली, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद सफ़ी, मोहम्मद कयाम, ये प्रमुख नेता थे। जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की। लंबे अब्दुल कलाम भी थे इसमें। लंबे विचार विमर्श के बाद मुस्लिम नेताओं की इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें संविधान की भावी योजना में विभिन्न विधानसभाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व संबंधी कुछ बातों पर बल दिया गया। उदाहरण के रूप में बात करें तो सिंध को बंबई से पृथक करके एक अलग प्रांत के रूप में गठित किया जाना चाहिए। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में सुधार किया जाना चाहिए और बलूचिस्तान में भी वैसा ही किया जाना चाहिए जैसा कि अन्य किसी प्रांत में हो। कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य सभी दलों ने भी दिल्ली की मुस्लिम योजना पर विचार किया। खिलाफत कमेटी की ओर से मौलाना शौकत अली ने हिंदू महासभा के नेता मुंजे को आमंत्रित किया, ताकि सांप्रदायिक समस्या पर खिलाफत समिति और महासमिति मिलकर कोई विचार करे। 30 अगस्त 1927 को शिमला में एकता सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन अनेक बैठकों के बावजूद वांछित परिणाम नहीं निकले और सम्मेलन समाप्त हो गया। 27-28 अक्टूबर को कांग्रेस महासमिति ने भी एकता सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्घाटन श्रीनिवास आयंगर ने किया। बहुत लंबी बहस के बाद सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास किया। सम्मेलन ने उन्हीं दिनों में कुछ हुए कातिलाना हमलों की भी निंदा की और हिंदू तथा मुसलमान नेताओं से अपील की कि वे देश में अहिंसा का वातावरण उत्पन्न करें, सौहार्द बने। सम्मेलन में कांग्रेस की महासमिति को यह भी अधिकार दिया कि वह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार करने के लिए प्रांत में एक एक कमेटी नियुक्त करे। दिल्ली प्रस्ताव पर मुस्लिम राजनीतिज्ञों में फूट पड़ गई। लीग पर नियंत्रण पाने की दृष्टि से उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा थी। 20 नवंबर 1927 की लीग परिषद की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया
कि परिषद की बैठक लाहौर में हो, लेकिन 11 दिसंबर की अगली बैठक में इस निर्णय को उलटकर कलकत्ता में लीग का अधिवेशन करने का निश्चय किया। परिषद के जिन सदस्यों ने लाहौर अधिवेशन का पक्ष लिया था वे इससे अलग हो गए। फलस्वरूप मुस्लिम लीग के नाम पर 2 सम्मेलन हुए। एक दल का अधिवेशन मोहम्मद शफी के नेतृत्व में लाहौर में हुआ और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना के सभापतित्व में कलकत्ता में हुआ। लाहौर सम्मेलन ने दिल्ली प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने की अपील की। 26 दिसंबर 1927 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ अंसारी के सभापतित्व में। सभापति ने सांप्रदायिक मतभेदों और गुटबंदी की ओर ध्यान आकर्षित किया। कांग्रेस ने अन्य प्रस्तावों के अतिरिक्त 3 मुख्य प्रस्ताव पारित किए। पहला स्वराज्य संविधान पर, दूसरा साइमन कमीशन के बहिष्कार पर और तीसरा हिंदू मुस्लिम एकता पर। मौलाना मोहम्मद अली, मालवीय और श्रीनिवास अयंगर ने इस जो महत्वपूर्ण ये जो बहस हुई उसमें उन्होंने प्रमुख जो है रोल अदा किया। कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी बैठक फरवरी 1928 में हुई। भाग लेने वाले दलों में 29 दल, जिसमें से प्रमुख हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत समिति, भारतीय ईसाई कांग्रेस, राष्ट्रीय उदारवादी संघ। सम्मेलन ने निर्णय किया कि जो संविधान बनाया जाए उसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो। शेष अगले व्याख्यान में विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।